Hello everybody, this is Shweta Narula and we'll be discussing the topic Chief Justice of India. So इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल डिस्कशन करूंगी अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि इनका प्रोसीजर क्या होता है इनको सिलेक्ट करने का एंड क्या इनकी रिटायरमेंट एज होती है. सो बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स लिटिल साइलेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड द प्रोसीजर टू अपॉइंट इट, बट हमें as per the customs and conventions, we have a procedure of how to appoint them. So Chief Justice of India is basically appointed for the tenure of about 5 to 6 years and they retire at the age of 65 years. So the senior most judge होते हैं Supreme Court में, he is appointed as the next Chief Justice of India. और ये जो seniority होती है वो एज के बेसिस पे नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज की जाती है. एक्सपीरियंस इन द एपेक्स कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. इफ इन केस कुछ जजेस सेम ही डेट को सेम ही एक्सपीरियंस के साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस में बाकी सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि उनका हाई कोर्ट में कितना एक्सपीरियंस था या उन बार काउंसिल में कब नॉमिनेट हुए. देन कम्स द प्रोसीजर. अब प्रोसीजर जो है इनिशिएट होता है लॉ मिनिस्ट्री से. जब लॉ मिनिस्ट्री अपने करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिकमेंडेशन मांगती हैं अबाउट द नेम ऑफ द नेक्स्ट चीफ जस्टिस विच ही थिंक्स इज फिट फॉर द पोजीशन. सो उस अप्रोप्रिएट टाइम पर, अब दिस अप्रोप्रिएट टाइम मींस कि जब करंट चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज पास आ जाती है, देन कम्स टू चीफ जस्टिस रिकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्ट्री को एक नाम. देन लॉ मिनिस्ट्री कंफर्म्स इट विद द प्राइम मिनिस्टर विद द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड जब ये नाम कंफर्म हो जाता है तो प्रेसिडेंट गिव्स ओथ टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द राष्ट्रपति भवन. ये था प्रोसीजर अबाउट द चीफ जस्टिस. अब हम पढ़ते हैं हमारे करंट चीफ जस्टिस whose name is Justice Nuthalapatti Venkataramana and who is sworn as the 48th Chief Justice of India by our President Ramnath Kovind on Saturday 24th April 2021. अब यूजुअली जो इनका टेन्योर होता है वो 5 से 6 साल का होता है, बट जस्टिस एनवी रमना हैज बीन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनक्यूम्बेंट. अब इनका जो टेन्योर होगा वो 1 year and 4 months तक का ही होगा एंड ही विल डीमिट हिज ऑफिस ऑन 26 अगस्त 2022. दिस वाज अबाउट हिम. अब हम उनकी कुछ हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि व्हेन वाज ही अपॉइंटेड इन द अदर हाई कोर्ट्स एंड एडवोकेसी कब शुरू की. सो ही वाज एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑन 10th February 1983. फिर वो अपॉइंट हुए एज परमानेंट जज इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑन June 27th 2000. इससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया है. देन उसके बाद उन्होंने फंक्शन किया एज एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2001. फिर वो एज एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हुआ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में March 10th 2013 को. ऑल्सो टू नोट कि ये सेकंड चीफ जस्टिस थे आंध्र प्रदेश के आफ्टर जस्टिस राव. देन ही एलिवेटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली इन September 2013. अब देखते हैं उनकी कुछ मेजर जजमेंट्स. उनकी सबसे पहली जजमेंट जो पहली जजमेंट है वो है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये जजमेंट बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया है कि जो इंटरनेट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ओवर इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है. ये हमारे कश्मीर की सिचुएशन से रिलेटेड है जब वहां पे गवर्नमेंट ने आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ सेक्शन 370 इंटरनेट कट कर दिया था. सो ये जजमेंट उस इंटरनेट को रिस्टोर करने के लिए हुई थी जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में. देन कम्स द जजमेंट ऑफ कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी. ये जजमेंट इज रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ होम मेकर्स. इसमें जस्टिस रमना ने बोला था कि जो होम मेकर्स हैं दे आर नॉट वर्किंग फॉर फ्री बट दे एड इकोनॉमिक वैल्यू टू द सोसाइटी. दे वर्क हार्ड. बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन होती हैं होम मेकर्स, दे वर्क हार्ड, दे डू थिंग्स व्हिच अदर्स कैन नॉट, so they do add value to our economy. Then comes the third judgment जिसका नाम है अश्विनी कुमार उदय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें बेसिकली जस्टिस रमना ने बोला था कि स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश होने चाहिए टू डील विद द ट्रायल केसेस ऑफ एमएलएज एंड एमपीज. जो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं उससे डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश होने चाहिए ताकि टाइम बाउंड केसेस हो और इनको सॉल्व या इन्वेस्टिगेट करने में टाइम ना लगे. Next comes the case of Shrimad Balasaheb Patil versus Karnataka Legislative Assembly. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इन द स्कोप ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. इसमें ये बोला गया था इफ किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट 10th शेड्यूल के अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ के डिस्क्वालिफिकेशंस के वो एलिगेशंस हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो वहां पे उस पोजीशन से रिजाइन करके उन कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं सकता.
लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, I'll end my video here. Which article of the Constitution talks about the appointment of the Chief Justice of India? अब ये आप मुझे बताएंगे in the comment section. Do comment. Thank you.